बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट की थी विच इज़ मलेरिया। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मलेरिया के बारे में जब डिस्कशन स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने मलेरिया की हिस्ट्री देखी कि कैसे मलेरिया एंशिएंट टाइम में स्प्रेड हुआ मार्श एरियाज़ में, और फिर कैसे विद द पेस्ट ऑफ टाइम वो लेटेस्ट होता गया और उसका एजेंट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। हमारी जो प्रीवियस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसे हमने सॉल्व किया था वो ये था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि जो प्लाज्मोडियम है असल में वो मलेरिया का कॉज है, वो मलेरिया की वजह बनता है। और जैसा मैंने आपको लेक्चर के लास्ट पे कहा था कि आज नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, तो आज हम उसे ही स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो मैंने वाइट बोर्ड पे मेंशन कर दी है। वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि हमें ये तो पता चल गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, बट द क्वेश्चन इज़ हाउ प्लाज्मोडियम स्प्रेड, कि वो कौन सा ऐसा एजेंट है या वो कौन सी ऐसी चीज़ कह लीजिए है जो कि प्लाज्मोडियम को स्प्रेड कर रहा है। अगर तो वो लिविंग थिंग है तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। बहरहाल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो अब हमारी है वो ये है कि हाउ प्लाज्मोडियम स्प्रेड। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम स्टेप्स को लेकर चलेंगे, तो मैंने इसी वजह से स्टेप्स भी लिख दिए हैं कि द फर्स्ट स्टेप इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ दिस प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। वो यही है कि हाउ प्लाज्मोडियम स्प्रेड। तो जब इस पर गौर व फिक्र किया गया, इस पर देखा गया, तो इधर बहुत सी बात जो है ना, इधर हिस्ट्री अब दोबारा नहीं लिखी गई, ठीक है। अब सिर्फ इधर डायरेक्ट बात लिखी गई कि सबसे पहले जो है वो ऑब्जर्वेशंस बनाई गई, और उस टाइम जो ऑब्जर्वेशंस बनाई गई, जो ऑब्जर्वेशन ड्रॉन की गई, वो AFA किंग ने ड्रॉ की। इन्होंने तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशन की लिस्ट प्रोवाइड की, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। आइए इन्हें देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो दी गई है वो ये है, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। आउटडोर इनडोर से मतलब ये कि जो घरों के दरवाज़ों से बाहर सोते हैं, यूँ कह लीजिए, या अपने घर के दरवाजे से बाहर सोते हैं, ठीक है, यानी हॉल वगैरह में जो ओपन स्काई के नीचे हम कहते हैं, उनको मलेरिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं कंपैरेटिवली जो अंदर सोते हैं, इंडोर यानी कमरों में सोते हैं, कमरे को सील करके क्लोज़ करके सोते हैं। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी इस टॉपिक से रेलिवेंट। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि पीपल हु स्लेप्ट अंडर द फाइन नेट्स लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज़ सच नेट्स। नेट्स क्या होते हैं आपने देखा होगा, मलेरिया आजकल जैसे अब तो मलेरिया जो है कॉमन है, इसके बारे में हम सबको पता है, उसके लिए नेट जाल यूज़ किया जाता है, जाला टाइप जाल होता है, ठीक है। उस जाल से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्शन होती है एक मलेरियल पेशेंट की। अब जब उसको जो लोग उसको यूटिलाइज़ करेंगे उन्हें कम चांसेस हैं मलेरिया होने के कंपैरेटिवली उनके जो कि इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। जो नहीं यूज़ करेंगे उन्हें मलेरिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और लास्ट पॉइंट जो कि इस इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस में कंसीडर किया गया वो ये था कि वो लोग जो स्मोकी प्लेसेस के करीब सोते हैं, यानी ऐसी जगह सोते हैं या ऐसी जगह के करीब सोते हैं जिन जगहों पर स्मोक यानी धुआं वगैरह उड़ रहा होता है, तो उन लोगों को मलेरिया नहीं होता कंपैरेटिवली जो इन स्मोकी एरिया के पास नहीं रहते। जैसे आपने देखा होगा अक्सर देहात वगैरह जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर स्मोक वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब वहाँ पे जानवर को, जो मवेशी होते हैं,
कैटल होते हैं, उन्हें जब खाना या चारा वगैरह डाला जाता है तो उसके बाद उनके इर्द गिर्द जो है वो आग लगा दी जाती है और उसका फिर धुआं बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है समझने के लिए। उसकी वजह ये होती है कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो फ्लाई होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो उनके ऊपर आके बैठना शुरू हो जाती हैं और उनका ब्लड सक करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जिस वजह से उन्हें उलझन होती है, तंगी होती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो एनिमल होता है इतना ज़्यादा उनको फील नहीं होता, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनके इर्द गिर्द जो है वो स्मोक लगा दिया जाता है, धुआं वगैरह स्प्रेड करवा दिया जाता है और धुएँ से फ्लाई, कोई भी मस्कीटो, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दूर रहती हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये जब हमें 3 ऑब्जर्वेशंस मिली तो हमने क्या किया, इन ऑब्जर्वेशंस जो AFA किंग ने प्रोवाइड की, इसके थ्रू अपनी हाइपोथेसिस तैयार की। और वह हाइपोथेसिस ये थी कि मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया, कि असल में जो मस्कीटोज़ होते हैं ये मलेरिया को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। अब अगर मेरे से आप पूछें मुझे कैसे रियलाइज़ हुआ कॉन्सेप्चुअल, तो जो थर्ड पॉइंट है जो मैंने अब रीड करना है कि इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। इस पॉइंट से कि जो स्मोकी फायर के करीब रहते हैं उन्हें मलेरिया नहीं होता, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि जो फ्लाई वगैरह, जो उड़ने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो छोटे मिनी ऑर्गेनिज़म्स यानी जो हमें आँख से नज़र आ जाते हैं, मिनी से मुराद के बर्ड वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा, इसमें मस्कीटोज़ की बात आ जाती है जिसमें फ़्लाई आ जाती है। ठीक है, और दूसरे मस्कीटोज़ हैं जिनकी बातें हम यहाँ पर अभी करेंगे। उन पर डाउट गया, तो जब इसकी हाइपोथेसिस बनी तो वो यही बनी, क्या वो ये बनी कि मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया। अब जब हमारे पास हाइपोथेसिस आ जाती है तो आप बेहतर जानते हैं कि हम उससे क्या बनाते होते हैं, डिडक्शंस। तो हमारे पास जो पहली डिडक्शन बनी वो ये थी, इफ़ मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, अगर मॉस्किटोज़ जो हैं वो मलेरिया क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटोज़। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मस्कीटोज़ के अंदर भी क्या मौजूद होना चाहिए, प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडिया। अगर उनमें प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडिया अवेलेबल होगा, इट मीन्स दैट तब ही तो वो मस्कीटोज़ जो हैं वो मलेरिया को स्प्रेड कर रहे हैं थ्रू प्लाज्मोडिया। ठीक हो गया। अब हमें ये जब बात समझ आ गई तो आपको पता है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन, कि भाई हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि ऐसा होता भी है कि नहीं। अगर होता है तो कैसे, अगर नहीं होता तो फिर हम स्टार्टिंग में चले जाएंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे, उसमें सोच विचार करेंगे, गौर फिक्र करेंगे, उसे थिंक करेंगे और दोबारा से ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे। तो उस पर एक्सपेरिमेंट किया उस टाइम रोनाल्ड रोज ने। ठीक है, इनकी थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ। रोनाल्ड रोज जो थे वो एक फ़िज़िशियन थे, इनके बारे में लिखा हुआ है कि एक ब्रिटिश आर्मी फ़िज़िशियन थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मस्कीटो लिया जिसका नाम था एनोफ्लीस। एनोफ्लीस मस्कीटो लिया और इसको अलाउ किया कि ये बाइट करे, काटे, किसको, एक मलेरियल पेशेंट को, यानी ऐसे पेशेंट को जिसको पहले से ही मलेरिया था। जब उसने बाइट किया तो कुछ दिनों के बाद, कह लीजिए कुछ घंटों के बाद, जब वो मलेरियल पेशेंट को काट चुका था तो रोनाल्ड रोज ने क्या किया, रोनाल्ड रोज ने उसी सेम मस्कीटो को लिया, किसको, उसी एनोफ्ली को, सिंगुलर है ना तो एनोफ्ली होगा, उसको लिया, उस मस्कीटो को, एनोफ्ली, और उसको काटा, उसकी स्टमक को। जैसे ही उसकी स्टमक को उसने कट किया, काटा, तो उसको नज़र आया कि उसकी स्टमक के अंदर जो था वो प्लाज्मोडिया जो था वो मल्टीपल हो रहा था या मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पर ये बात डाउटेड हो गई कि भाई वाकई जो है ये मस्कीटो ही हैं, क्योंकि जो इसको स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये तो उन्होंने देखा था एक मलेरियल पेशेंट पे जिसको पहले से मलेरिया था, तो ये बात तो कंफर्म है। अगर एक मलेरियल पेशेंट है या उसको मलेरिया हुआ है, अगर एक चीज़ उसको बाइट करके दूसरे को बाइट करेगी या एक चीज़ बाइट कर जाएगी तो उसके अंदर वो चीज़ें डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कोई इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं थी। तो रोज़ ने क्या सोचा, रोज़ ने ये सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, रोनाल्ड रोज इनका पूरा नाम है, मैं ऐसा करता हूँ कि इसी एनोफ्ली को या एनोफ्लीस को अलाउ करता हूँ
क्या करता हूँ, अलाउ करता हूँ कि वो बाइट करें। किसको? नॉट अ मलेरियल पेशेंट बट अ हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन को क्या करे, बाइट करे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि कभी भी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग पर नहीं किया जाता सॉरी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अशरफुल मखलूक़ात है, उसको बचाना, उसकी लाइफ को बचाना ही साइंस का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, कि इम्पॉर्टेंट काम है। तो इस वजह से रोज़ को अलाउ नहीं किया गया कि वो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो एक ह्यूमन पर करे। इस वजह से रोज़ ने क्या किया वो मैं अब आपको डिटेल में सुनाता हूँ। रोज़ ने ये किया कि दोबारा अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसको रीडिज़ाइन किया। दोबारा सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो रीडिज़ाइन किया, और रीडिज़ाइन करने के बाद मस्कीटो चेंज कर दिया। जो मस्कीटो ह्यूमन पे उसने अलाउ किया वो मस्कीटो चेंज कर दिया, और चेंज करके जो मस्कीटो यूज़ किया वो था क्यूलेक्स। और मलेरियल पेशेंट की जगह जो उन्होंने चेंज किया ऑर्गेनिज़म वो थी स्पैरो। उन्होंने पहले तो क्यूलेक्स को अलाउ किया कि वो एक मलेरियल स्पैरो को काटे। तो अल्टीमेटम सी बात है, ये एक्सपेरिमेंट तो पहले भी हो चुका था कि एक मलेरियल पेशेंट को काटे। तो ये बात पहले से ही वाज़ेह थी कि जैसे ही क्यूलेक्स ने काटा उस मलेरियल क्यूलेक्स ने काटा एक मलेरियल स्पैरो को, तो अल्टीमेटम सी बात है कि अल्टीमेटली वो जो स्पैरो के अंदर मटेरियल था वो ट्रैवल कर गया किसमें, क्यूलेक्स में। तो जब उस क्यूलेक्स को चंद दिनों के बाद काट के उसके स्टमक को देखा गया तो उसमें प्लाज्मोडियम जो था वो क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। अब क्या किया रोज़ ने कि उसने क्यूलेक्स को अलाउ किया, मलेरियल क्यूलेक्स को या प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स को जिसमें प्लाज्मोडियम था, कि वो बाइट करे, वो क्या करे, बाइट करे एक हेल्दी स्पैरो को। अगर तो ये बात सच्ची थी, ये डिडक्शन सच्ची थी कि मॉस्कीटो से ही प्लाज्मोडियम स्प्रेड होता है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि जो हेल्दी स्पैरो है उसके अंदर भी क्या आ जाना चाहिए था, प्लाज्मोडिया। तो यही हुआ, जैसे ही क्यूलेक्स ने उसको कट किया एक हेल्दी स्पैरो को, तो उसके बाद वो हेल्दी स्पैरो भी क्या हो गई, प्लाज्मोडिया का शिकार हो गई, मलेरिया का शिकार हो गई, विक्टिम बन गई, और वो भी क्या बन गई, हेल्दी से मलेरियल स्पैरो। ठीक हो गया। जब ये बात कंफर्म हो गई कि भाई वाकई जो मस्कीटोज़ हैं यही स्प्रेड करते हैं मलेरिया, तब ये एक्सपेरिमेंट जो है वो एक हेल्दी पर्सन पर अप्लाई किया गया, और उसका रिज़ल्ट वही आया जो कि रोज़ ने सोचा था। और ये बात कंफर्म हो गई कि भाई वाकई ही जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी इट इज़ करेक्ट, और हाइपोथेसिस वाज आल्सो करेक्ट, एंड मॉस्कीटोज स्प्रेड मलेरिया, इट इज़ कंफर्म्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक ये हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम थी वो भी ऐसे क्या हो गई, सॉल्व हो गई। आइए इसे रीड करते हैं और इसे देखते हैं क्या बातें हैं। पेज नंबर 25 के टॉप के पैराग्राफ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि कैसे ह्यूमन इंसान के खून तक पहुँचा। तो ऑब्जर्वेशंस बनी, मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मलेरिया डजंट कॉज ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस बनी। लेकिन फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्शे वाटर। ये बात तो पहले भी हुई थी। फिर कुछ बातें की गई मार्शे एरिया के मुताबिक, और फिर 1883 में एक फिजिशियन थे AFA किंग, जिन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस दी, जिनको मैं अभी रीड कर चुका हूँ अभी तक। अब हम आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस। वो क्या थी, मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मस्कीटो की जो हाइपोथेसिस थी वो हमें AFA किंग ने प्रोवाइड की। तो फिर इससे डिडक्शन बनी। वो डिडक्शन ये थी, इफ़ मस्कीटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन दी मस्कीटोज। मैंने भी सामने ही लिखी। तो बात ये बनी, अ मस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि असल में जो आपके पास मस्कीटो होता है उसके पास प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है, उसके पास प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पेशेंट से आता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ एक सवाल उठता है, एक सवाल अराइज़ होता है, वो ये कि असल में जो मस्कीटो है उसको
ह्यूमन ब्लड क्यों चाहिए? तो मैं इसका जवाब आपको यहीं पर देता चलूँ, कॉन्सेप्ट क्योंकि बिल्ड हो रहा है। वो जवाब ये है कि याद रखिए कि हमेशा फीमेल मस्कीटो जो है वो ह्यूमन को बाइट करती है, और उसकी रीज़न राइट साइड पे ब्लू कलर का पैराग्राफ है नीचे कि फीमेल मस्कीटोज नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स और बर्ड्स। मैमल्स और बर्ड्स, देखिए मैमल्स का वर्ड जो है, मैमल्स में हम भी आते हैं, हम भी मैमलियन हैं। आपने 3rd चैप्टर बायोडाइवर्सिटी के अंदर अभी तो आप 9th क्लास में, अभी आपने 3rd चैप्टर पढ़ना है। हम जब आगे चलेंगे तो 3rd चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे कि हम भी मैमलियंस हैं, ह्यूमन बींग्स। और बर्ड्स पे भी अभी एक्सपेरिमेंट आपके सामने किया गया है। तो बात यह है कि फीमेल मस्कीटोज नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स और बर्ड्स फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स। तो असल में जो फीमेल मस्कीटोज़ होती हैं उनको अपने जो एग्स हैं उनकी मैच्योरेशन के लिए, उनको मैच्योर करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब वो ब्लड लेने जाती हैं तो उन्हें तो नहीं पता होता कि वो जिससे ब्लड लेने जा रही हैं वो असल में एक मलेरियल पेशेंट है। वो जाती तो ब्लड लेने लेती तो वो ब्लड ही हैं, लेकिन उस ब्लड के साथ साथ वो क्या चीज़ सक कर लेती हैं, प्लाज्मोडिया, जो कि चला जाता है उनके स्टमक में और वहाँ पे जाके मल्टीपल होना शुरू हो जाता है। और जब वो अच्छी तरह मल्टीपल हो जाता है तो वो चल के उनके माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स तक आ जाता है। अब जब वो ही जो मस्कीटो है वो ट्रैवल करके किसी हेल्दी पर्सन के पास ब्लड लेने जाती है तो वो उससे भी ब्लड ले लेती है, लेकिन गलती से उसमें वो प्लाज्मोडिया या प्लाज्मोडियम क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस तरह ये एक लॉजिक है कि इस तरह जो है ना मलेरिया जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। By the way, in order to test the above deductions, Ronald Rose, a British army physician, worked in the India in 1880s, performed important experiments. He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. He killed the mosquito some days later and found Plasmodium multiplying in mosquito's stomach, जो कि मैंने आपको ये बनाकर बताया। आगे चलते हैं, कहते हैं जी कि द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज अलाउड टू इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम, ठीक है, टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट बात तो ये थी कि हेल्दी पर्सन को वो काटे। इफ़ हाइपोथेसिस वर ट्रू, अगर तो हमारी हाइपोथेसिस सही है कि मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया, जो मैंने वहाँ पर लिखी भी है, अगर तो ये बात सच्ची है तो कहते हैं हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, तो उस हेल्दी पर्सन को भी क्या हो जाना चाहिए, मलेरिया हो जाना चाहिए। बट साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग ह्यूमन बीइंग फॉर एक्सपेरिमेंट, लेकिन साइंटिस्ट ने इस चीज़ को अवॉइड किया कि एक ह्यूमन को, एक इंसान को इस्तेमाल किया जाए व्हेन रिजल्ट्स कैन बी सो सीरियस, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। रोज यूज्ड स्पैरोज एंड रीडिज़ाइन द एक्सपेरिमेंट्स। रोनल रोज ने क्या किया, जिस तरह मैंने आपको बताया, स्पैरो को लिया और इस एक्सपेरिमेंट को रीडिज़ाइन किया। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो टू बाइट ऑन द स्पैरोज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उस स्पैरो को पहले से मलेरिया था। सम ऑफ द मस्कीटोज वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम। डिफरेंट टाइम में उनको स्टडीड किया गया कि अगर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, 3 दिन के बाद, ताकि पता चल जाए कितनी देर के बाद जो है वो प्लाज्मोडिया या प्लाज्मोडियम स्प्रेड हो रहा है, किस रेंज में स्प्रेड हो रहा है। रोज फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वॉल ऑफ मस्कीटो स्टमक्स एंड मूव इनटू द मस्कीटो स्लाइवरी ग्लैंड्स, जैसा मैंने आपको बताया। ही केप्ट सम मस्कीटोज अलाइव, कुछ उसने ज़िंदा रखे और फिर अलाउड किया इनको कि वो बाइट करें हेल्दी स्पैरो को। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कंक्लूजन आना था, तो रोज ने फाउंड किया कि स्लाइवा ऑफ इन्फेक्टेड मस्कीटो कंटेन्ड प्लाज्मोडिया एंड एंटर्ड द स्पैरो ब्लड, वो उसके ब्लड में ट्रैवल कर जाता है हेल्दी स्पैरो के। जब ये एग्जामिन किया गया कि ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोज, ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया इन इट, उसे बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडिया उस हेल्दी स्पैरो के अंदर मिला। In the end, the hypothesis was tested by direct experimentation और human being। अब डायरेक्ट ह्यूमन बीन पे एक्सपेरिमेंट किया तो एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनोफ्लीस मस्कीटो को अलाउ किया कि वो बाइट करें मलेरियल पेशेंट को। तो मस्कीटो ने को वाज केप्ट फॉर अ फ्यू डेज, उसको रखा गया कुछ दिन, एंड देन इट वाज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन, और फिर उसको अलाउ किया गया कि वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे। दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया, वो भी, उसको भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया। इस तरह बेटा ये हमें कंफर्म हो गया कि मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया
एंड हैंस प्रूव्ड। ये हमारी बात प्रूव हो गई कि मलेरिया जो है वो मस्कीटो क्या करती हैं, मस्कीटोज क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। लेकिन कौन से मस्कीटोज? फीमेल मस्कीटोज। ठीक हो गया, उसकी रीज़न भी पीछे मैं आपको बताया। यहाँ तक हमारी जो बायोलॉजिकल सेकंड प्रॉब्लम है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब आप इसमें से पूछें कि आपने करना क्या है, तो बेटा जी इसमें AF किंग की ऑब्जर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने एक वो याद करना है, कोई से 2 पॉइंट्स। उसके बाद आपने नीचे जो रोनाल्ड रोज का एक्सपेरिमेंट है क्यूलेक्स का, स्पैरो वाला, वो वाला जो पैराग्राफ है, यानी एक हिसाब से रोनाल्ड रोज का सेकंड पैराग्राफ, वो आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब आप आगे आ जाइए पेज नंबर 26 पर। अब आप देखिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट अभी तक हुआ है, अभी तक हमने अपना जितना भी टाइम सर्व किया है वो एक्सपेरिमेंटेशंस पर किया है। अब जब एक्सपेरिमेंट हो चुका है और हमें एक बात कंफर्म हो चुकी है कि भाई बिल्कुल यही कंक्लूजन है, यही एक्सपेरिमेंट और ये बात सच्ची है, तो अब इसको हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं और इसको लिखना इट इज़ थ्योरी। तो अब हम थ्योरी की तरफ आते हैं और फिर वह अगर थ्योरी सच्ची होगी और कंफर्म होगी तो उससे क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होगा तब तक जब तक उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट या उससे बेहतरीन लॉ जो है नहीं आता। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो 1913 में हमें नील बोहर ने प्रोवाइड किया। आज तक तकरीबन 107 to 8 ईयर्स ऊपर हो चुके हैं, उससे बेहतरीन स्ट्रक्चर अभी तक नहीं आया। ठीक है जी, आइए नीचे थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल के टॉपिक पर। व्हेन अ हाइपोथेसिस गिवन अ रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड नॉट फॉल्सिफिएबल, यानी आपने एक हाइपोथेसिस पकड़ी और उस पर एक्सपेरिमेंट कर दिया और उस पर आपकी वो हाइपोथेसिस फॉल्सिफिएबल, नॉट फॉल्सिफिएबल यानी गलत नहीं हो रही, इट इंक्रीजेस बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस। तो इस तरह की हाइपोथेसिस पे बायोलॉजिस्ट जो हैं वो कंफर्म्ड हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि इनकी बात जो इन्होंने की थी या सोची थी वो बिल्कुल करेक्ट है। सच वेल स्पॉटेड हाइपोथेसिस मे बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस विच आर अगेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जिससे नई नई हाइपोथेसिस बन सकती हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो SIS सिंगुलर, SES होगा तो सीज पढ़ेंगे, इट इज़ प्लूरल। ठीक है, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, जब टेस्ट कर रहे हैं तब वो बिल्कुल करेक्ट हों, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, और वो गलत ना हों, आर कॉल्ड थ्योरीज, उनको हम थ्योरीज कहते हैं। यहाँ तक थ्योरी का शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड पॉइंट, अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, और थ्योरी जो होती है हमेशा उसके लिए हमारे पास एक एविडेंस होता है, एक सबूत होता है, जो कि असल में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। आगे चलते हैं। प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग गोज ऑन। जब आपकी थ्योरी बिल्कुल करेक्ट होती है तो आप टेस्टिंग करते चलते जाते हैं और अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते जाते हैं। मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी। जाहिर सी बात है, अगर एक थ्योरी एक साइंटिस्ट की करेक्ट हो गई है तो दूसरे साइंटिस्ट ने उससे वेल मैनेजेबल, वेल प्रूवडेबल थ्योरी तैयार करने की कोशिश करनी है और उसको एक चैलेंज एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स, यहाँ से आप अगला शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, यानी एविडेंस भी जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं और सारी बातें करेक्ट हैं, इट बिकम अ लॉ। तो ये क्या बन जाएगा? एक लॉ बन जाएगा, एक प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, और ये बिल्कुल नेचर जो है उसको रिप्रेजेंट करती है और नेचर के बिल्कुल बरक्स होते हैं जैसी नेचर होती है। जैसे हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप इनको नेट पे सर्च करिए। द फर्स्ट इज़ हार्डे-विनबर्ग्स लॉ एंड द सेकंड इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2 ऐसे लॉ अवेलेबल हैं बायोलॉजी में जिनके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें नेचर के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये हमारा जो मलेरिया का टॉपिक है रेलिवेंट टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये कंप्लीट होता है। यहाँ तक थ्योरी और प्रिंसिपल का एक एक शॉर्ट क्वेश्चन, रोनाल्ड रोज का लॉन्ग क्वेश्चन और AFA किंग का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होपफुली ये तमाम तर बातें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है
इन टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल है या थ्योरेटिकल है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट पे एक नंबर प्रोवाइड किया गया है व्हाट्सएप का, आप उसके ऊपर बिल्कुल जो है ईजी हो के मैसेज करिए, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करिए। होपफुली आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग था। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मलेरिया का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए थे। आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरी एंड प्रिंसिपल का टॉपिक कंप्लीट किया था। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट में कि थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट और इंटेग्रल पार्ट कंसीडर किया जाता है अगर हम बात करें थ्योरी से रेलिवेंट। तो अगर इस लेक्चर को हम आगे लेकर चलें और इसको मूव ऑन करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरी से ही रिलेटेड है, ठीक है। और हमारे टॉपिक का नाम है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, ठीक है, जिसको मैंने वाइट बोर्ड पे मेंशन भी किया। तो अब सवाल ये अराइज़ होता है कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस के बारे में अब डिस्कशन क्यों हो रही है। तो याद रखिए, जैसा कि आपने पहले 7 स्टेप्स किए थे जो कि इम्पॉर्टेंट स्टेप्स कंसीडर होते थे, उसी तरह डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस जो है ये बायोलॉजिकल मेथड के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। इनमें अगर हम बात स्टार्ट करें डेटा ऑर्गेनाइजेशन से, तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है? डेटा ऑर्गेनाइजेशन असल में एक आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को अगर आपने परफॉर्म करना है तो परफॉर्म करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ फॉर्म में क्या होना चाहिए? डेटा। वो डेटा बताएगा कि आपने परफॉर्मेंस कैसे करनी है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। तो इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट है कि इम्पॉर्टेंट इफ़ डूइंग एक्सपेरिमेंट डाटा ऑर्गेनाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब डाटा को जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो इसको डिफरेंट फॉर्म्स में लाया जाता है, ठीक है। यानी आपने जो चीज़ डेटा के बारे में बतानी है उसको आप किन फॉर्मेट्स पे बता सकते हैं। वो डायग्रामेटिक फॉर्मेट हो सकता है, यानी आप डायग्राम बना सकते हैं, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप डिज़ाइंस बना सकते हैं, एटसेट्रा। तो मैंने वही लिखा कि डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं। ये ग्राफ्स की फॉर्म हो सकती है, मैप्स की फॉर्म हो सकती हैं, फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकती हैं। यानी इन फॉर्मेट्स में आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको फिर देखना, उसको फिर पढ़ना इजी हो जाता है और हमारे लिए डेटा ऑर्गेनाइजेशन से आसानियाँ क्रिएट होती हैं समझने में, ठीक है। आइए इससे पहले इतना रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 27 के लास्ट से ही हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस आर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड. Data can be defined as the information such as names, dates, values made from observations and experimentations. यानी आपने जो observations लगाई थी, मुशाहिदात लगाए थे, जो experiments किए थे, उन पे कुछ dates थी या values थी या names वगैरह थे जो आपने दिए थे, उन्हीं को as a information use किया जाता है। Data organization. In order to formulate and then to test the hypotheses, scientists collect and organize data. Prior to conducting an experiment, it is very important for a scientist to describe data collection methods. यानी अगर एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है तो उसकी परफॉर्मेंस से पहले उसको ये बात वाज़े करनी पड़ेगी, ये बात वाज़े करनी पड़ेगी, एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि वो किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करने लगा है। तो जो एक्सपेरिमेंट उस साइंटिस्ट ने करना है उसका कुछ ना कुछ डेटा जो होगा वो उसके पास पड़ा होगा जिसके ऊपर वो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करेगा। इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, और ये किस चीज़ को बढ़ाता है? एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी को। डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया फॉर्मेट्स मैंने लिख दिए, ग्राफ हो सकते हैं, मैप्स हो सकते हैं, फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकती हैं, एटसेट्रा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सेकंड जो पार्ट है इसका डेटा एनालिसिस। बेटा एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना।
देखना, सोच विचार करना उसके ऊपर। तो अब हम डेटा की एनालिसिस करने लगे हैं, उस पर तज्जिया करने लगे हैं, उसको सोच विचार करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रूव और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, यानी जो आपने हाइपोथेसिस ली है उसने प्रूव होना है, सच साबित होना है, या उसने डिसप्रूव होना है। इसके लिए हमें डेटा एनालिसिस करनी पड़ती है। डेटा एनालिसिस हमें इंश्योर करता है कि आपकी दी गई जो हाइपोथेसिस है वो प्रूव होगी कि डिसप्रूव होगी, ठीक है। और ये काम हम करते हैं एक मेथड के थ्रू विच इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके थ्रू हम ये परफॉर्मेंस करते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के दो रूल्स कह लीजिए या ब्रांचेस कह लीजिए जिनकी हम डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं, जिनको आपने पहले भी अपने मैथमेटिक्स के कोर्स में पढ़ा होगा। द फर्स्ट इज़ रेशियो एंड द सेकंड इज़ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आइए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और रेशियो का टॉपिक देखते हैं। रेशियो क्या होती है, मैंने पहले तो इसके पॉइंट्स इजी कर कर लिख दिए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। काफ़ी हद तक आपको भी पता होगा कि रेशियो क्या चीज़ है, तो आइए इसे देखते हैं। रेशियो के बारे में मैंने लिखा कि रेशियो को जब भी एक्सप्रेस किया जाता है तो इसको इन टर्म ऑफ कोशेंट एक्सप्रेस किया जाता है। कोशेंट की एक फॉर्म मैंने लिखी है A डिवाइडेड बाय B, यानी आपने अगर रेशियो को लिखना है तो आप कई फॉर्म्स में लिख सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी दो वैल्यू को या आपने कोई भी दो वैल्यूज़ को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, तो आप उससे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलन की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A रेशियो B, ठीक है, ये साइन कॉलन का साइन है, ठीक है। या फिर आप इसको A डिवाइडेड बाय B, आप इस तरह का साइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशियो के लिए, या फिर A डिवाइडेड बाय B, ये भी साइन डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये कोशेंट ही कंसीडर होगा। तो ये सेकंड पॉइंट मैंने लिखा कि रिप्रेजेंट बाय पुटिंग अ कॉलन साइन या फिर डिवीजन साइन। तो ये तीन तरह के साइन हैं जिसमें आप कॉलन साइन से, डिवीजन साइन से, और ये भी एक डिवीजन का ही साइन है, इन तीनों साइन से आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो को। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल ऐसे ले लीजिए कि मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 50 ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि मलेरियल पेशेंट्स हैं और 150 नॉर्मल पेशेंट्स हैं। तो इसकी रेशो कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसकी रेशो निकालने का ये तरीका है कि आप ए को सपोज कर लीजिए, लेट कर लीजिए कि आपके पास ए जो है वो क्या चीज़ है, मलेरियल पेशेंट, ठीक है, और बी आपके पास क्या है, नॉर्मल या हेल्दी पर्सन्स, ठीक है। अब जब इसकी रेशो लिखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे, ए रेशो बी, ठीक है। ए में आप वैल्यू पुट करेंगे मलेरियल पेशेंट की और बी में नॉर्मल पर्सन्स की। तो मलेरियल पेशेंट की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया कितनी होती है, 50 है फॉर एग्जांपल, और नॉर्मल की कितनी बताइए आपको, 150। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 50 रेशो 150। स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको इसको प्रॉपरली बता सकूँ। अच्छा, ये ऊपर वाली एग्जांपल हम रेज कर देते हैं क्योंकि हमें ये समझ आ गई है, ठीक है। अब आप ये देखिए, जब मैं इसी वैल्यू को दोबारा यहाँ इंप्लीमेंट करता हूँ, ए रेशो बी, अगर ए की वैल्यू 50 है और बी 150 है, यानी 50 मलेरियल पेशेंट है और 150 नॉर्मल पेशेंट्स हैं या हेल्दी पर्सन है, तो आप क्या करेंगे, रेशो निकालने के लिए सेम टेबल पे डिवाइड किया जाता है, तो 50 पे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जब 50 पे करेंगे तो आंसर जाहिर सी बात है, इधर 1 आएगा और इधर आंसर क्या आएगा, 3, 1:3। या फिर अगर आप इसको ऐसे डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो आप इसको इस फॉर्म में 1 डिवाइडेड बाय b कर सकते हैं। ऊपर आप 50 लिखेंगे, नीचे आप 150 लिखेंगे, बात वही है, 50 1s are 50, 3s are 150, आंसर फिर भी आपका क्या आएगा, 1/3। तो स्टूडेंट्स, इस तरह रेशियो की फॉर्म में आप जो है निकाल सकते हैं अपने डेटा को ईजीली, और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पोर्शन था रेशियो का। आइए पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन।
यानी अगर आपने एक्सपेरिमेंटेशन से कोई किसी भी हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है तो उस एक्सपेरिमेंट को प्रूव या डिसप्रूव जो है वो डेटा एनालिसिस से किया जाता है। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है मैथमेटिक्स की, विच इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल मेथड, दैट इज़ रेशो एंड प्रोपोर्शन। अच्छा जी, आइए आगे मूव करते हैं। व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, उन्होंने कहा कि जब आप दो नंबर्स का रिलेशन लेते हैं, दैट इज़ a एंड b इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कोशेंट a डिवाइडेड बाय b, इट इज़ कॉल्ड द रेशो ऑफ वन नंबर टू द अदर। तो इस तरह एक नंबर की रेशो दूसरे से ली जाती है। रेशो में भी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ डिवीजन साइन और कॉलन साइन और मार्क बिटवीन द टू नंबर्स। दो नंबर्स के दरमियान रेशो का या डिवीजन का साइन जो है या कॉलन साइन कह लीजिए वो पुट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सनस इज़ 1:3। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताई और मैंने उसको दो फॉर्मेट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसे जो है वो आप रेशो निकाल सकते हैं। आगे मूव करते हैं अपने सेकंड पोर्शन की तरफ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के, विच इज़ प्रोपोर्शन। बेटा प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब आप दो रेशोज़ को ले लेते हैं, ठीक है, मैंने इसको फॉर्मेट को बताया भी है कि ज्वाइनिंग टू इक्वल रेशोज़ बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी, यानी आप दो रेशोज़ ले लीजिए और उनको आप किस साइन से रिप्रेजेंट करिए, इक्वलिटी के साइन से। जब आप उसको इक्वालिटी के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन। अब आप ये सोच रहे हैं कि दो रेशो से मुराद क्या है, तो जिस तरह आपने ऊपर एक रेशो ली थी A:B, तो एक रेशो ये बन जाएगी। तो नीचे देखिए मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है A:B, ये एक रेशो बन जाएगी, ठीक है, और C:D, ये आपके पास दूसरी रेशो। ये दोनों रेशोज़ को आपने क्या करना है, इक्वालिटी के साइन से रिप्रेजेंट करना है। तो A:B इज़ इक्वल टू C:D। तो ये जो इक्वालिटी का साइन है, मैंने इसको लाइन भी किया हुआ है कि साइन ऑफ इक्वालिटी, ये जो साइन ऑफ इक्वालिटी है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्रोपोर्शन को। तो आप इसको दूसरे फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, जैसे A डिवाइडेड बाय B इज़ इक्वल टू C डिवाइडेड बाय D, ठीक है। और एक बात ये भी बता दी जाए आपको कि इक्वलिटी साइन की जगह आप डबल प्रोपोर्शन का साइन भी लगा सकते हैं, यानी इसी फॉर्मेट को देखिए, A डिवाइडेड बाय B, अब मैं इक्वल की जगह सिंगल एंड डबल रेशो का साइन या कॉलन का साइन डाल दिया है और C और D, C/D। तो ये जो डबल आप कह लीजिए कॉलन के साइन है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इक्वल साइन इन प्रोपोर्शन। आप इक्वल का साइन डाल लीजिए या डबल इस तरह कॉलन का साइन डाल लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। अब जब ऐसी बात की जाती है तो हम ये कहते हैं कि प्रोपोर्शन के अंदर तीन वैल्यूज़ नॉन होती हैं, हमें पता होती हैं, और एक वैल्यू इसमें से क्या होती है, अननोन। और आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन अगर हमने किसी चीज़ को फाइंड आउट करना होता है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। तो अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक मलेरिया का भी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और जैसा कि हमने रेशो में भी एग्ज़ाम्पल मलेरिया की ही ली है, तो अब हम प्रोपोर्शन के टॉपिक के ऊपर भी ही मलेरिया की ही एग्ज़ाम्पल को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। वो एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह की होगी कि हम तीन चीज़ों को, आप बात कर लीजिए मलेरियल पेशेंट के नॉर्मल पर्सन, उससे रिप्रेजेंट करेंगे, और एक चीज़ को हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, बाय द वैल्यू ऑफ x विच इज़ अननोन, और उसी अननोन वैल्यू को हमने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। आइए मैं बुक से आपको समझाता हूँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम्पल थोड़ी सी लंबी है, ब्रॉड है, तो आइए इसे देखते हैं। प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशोज़ बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, A:B is equal to C:D is a proportion between the two ratios। दो रेशोज़ के दरमियान जो इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी का साइन वो प्रोपोर्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। दिस प्रोपोर्शन में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। ये अब आपको वही फॉर्म लिखी नज़र आ रही है जो मैंने वाइट बोर्ड पे बताई है कि A:, अच्छा वो फॉर्म मैंने नहीं लिखी, आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, A:B डबल रेशो
C/D। देखिए मैं मेथड फॉर्म में लिख देता हूँ। एक फॉर्म ये है, दूसरी फॉर्म क्या है इसी की, A/B इज़ इक्वल टू C/D। ये दूसरा मेथड है इसको लिखने का। तीसरा मेथड A/B इज़ इक्वल टू C/D। और चौथा मेथड A/B डबल कॉलन C/D। ये चार मेथड हैं जिससे आप प्रोपोर्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ये बात पहले पता होनी चाहिए कि A और B के दरमियान कॉलन का साइन रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है और C और D के दरमियान भी रेशो को। इसी तरह A/B भी रेशो है और C और D भी रेशो है, क्योंकि हम ऊपर रेशो में चीज़ देख कर आए थे। हमने बात की थी कि इसको हम डिवीजन फॉर्म में, कॉलन फॉर्म में और इस तरह के डिवाइड साइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो इसमें एडिशनल चीज़ थी जो प्रोपोर्शन के टॉपिक में थी कि ये जो डबल कॉलन का साइन है ये, या फिर इक्वल का साइन ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रोपोर्शन को, ठीक है। आइए अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, बल्कि एक लाइन रह गई है उसे भी देख लेते हैं। व्हेन 3 वैल्यूज़ इज़ अ प्रोपोर्शन आर नॉन, जब 3 वैल्यूज़ आपको पता होती हैं तो फोर्थ वन x कैन बी कैलकुलेटेड। तो चौथी को हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं एग्जाम्पल में कि वो x है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउड इन्फेक्टेड मस्कीटोज टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज। In the previous experiment, he noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria. देखिए ये केस है जिस केस में दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको नीचे देखिएगा तो नीचे आपको ब्लू कलर का जो पैराग्राफ बना नज़र आ रहा है उसमें लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है फर्स्ट रेशो। फर्स्ट रेशो क्या है कि 14:20 के पहला जो केस है उसमें 20 में से 14 ऐसे स्पैरोज हैं जिनको क्या हो चुका है, मलेरिया हो चुका है। जबकि सेकंड रेशो में आप देख सकते हैं कि उसने X/100 लिखा हुआ है, मतलब कि अगर 20 में से 14 को मलेरिया हो सकता है प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में, तो 100 में से कितनी स्पैरोज होंगी जिनको मलेरिया होगा। तो अब हमने फर्स्ट रेशो ले ली 14:20, सेकंड रेशो ले ली X/100। अब हम इन दोनों रेशोज़ को एक दूसरे के क्या लेंगे, इक्वल। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लेंगे तो इसकी प्रोपोर्शन जो है वो कुछ इस तरह बनेगी। मैं यहाँ बनाकर बता देता हूँ, 14:20 डबल रेशोज़ X/100, इस तरह हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। बुक पे भी तकरीबन यही लिखा हुआ है। अब आपको अगर इस तरह इस फॉर्म में मुश्किल लग रहा है, अब इसकी फॉर्म चेंज कर लीजिए। 14 के नीचे 20 को डिवाइड कर लीजिए, डबल रेशो लिख लीजिए, x के नीचे 100 को आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, ठीक हो गया। अब आपने x फाइंड करना है। अगर आपको यहाँ पे डबल कॉलन का साइन डिफ़िकल्ट लग रहा है या आप इसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो इसकी जगह आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। अब इसको आपने सिर्फ सिंपलीफाई करना है, उसके लिए 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो x का जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 70। वो आपको बुक पे भी नज़र आ रहा है, x=100 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 14 गोस ऑन x=70। इट मीन्स दैट कि 100 आउट ऑफ 70 स्पैरोज जो हैं वो मलेरिया उनको अक्कर होगा। ये सेकंड प्रोपोर्शन है जो हम सेकंड रेशो है जो हमने इस टोटल प्रोपोर्शन में से फाइंड आउट की है। तो आपने देखा कि कैसे हमने 3 वैल्यूज़ हमें नॉन थी। पहली वैल्यू थी 14 जिनको मलेरिया हो चुका था स्पैरोज को आउट ऑफ 20, तो ये हमारे पास A और B वैल्यूज़ थी, ठीक है। ये एक केस था रेशो का। सेकंड केस में 100 जो हमारे पास थी टोटल स्पैरोज की काउंटिंग थी, जिसमें से अब हमें तलाश करना था, फाइंड करना था पहले रेशो की बेस पे, इक्विटी की बेस पे, इक्वालिटी की बेस पे कि कितने स्पैरोज को मलेरिया होगा। तो उसको हमने इस मेथड से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स आर थस अ मीन ऑफ समराइजिंग डाटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ अ मीन वैल्यू, यानी उसकी एवरेज वैल्यू निकाल ली जाती है, उसका एवरेज निकाल लिया जाता है। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं। मैथमेटिक्स एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ साइंटिफिक प्रोसेस,
यानी जितने भी साइंटिफिक प्रोसेस हैं इनमें मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटेग्रल यानी इम्पॉर्टेंट। आप ये समझते हैं और आप ये जानते भी हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज साइंटिफिक नॉलेज बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन उस साइंटिफिक नॉलेज की एडवांसमेंट के साथ साथ मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। विदाउट मैथमेटिक्स और विदाउट फिज़िक्स मेजरमेंट्स किए बगैर कोई भी मशीन, कोई भी टूल, कोई भी इक्विपमेंट जनरेट हो ही नहीं सकता। इसीलिए क्योंकि लाइफ के अंदर जितनी भी मशीन्स हैं जो ज़िंदगी को सेव कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, लाइफ को बचा रही हैं, वो मैथमेटिक्स की बेस पर और फिज़िक्स की बेस पर बनी हुई हैं। दैट्स वाई मैथमेटिक्स इज़ कंसीडर्ड एज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, साइंटिफिक प्रोसेसेस, कि साइंटिफिक जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके अंदर मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आइए इसे देखते हैं। कहता है कि जी बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैथमेटिक्स की बेस पर भी सॉल्व की जा रही हैं। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूज्ड। अब देखते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मैथमेटिक्स जो है वो यूज़ हो रही है। इंक्लूड द फर्स्ट इज़ जीन फाइंडिंग, कि जीन को फाइंड किया जाता है। जीन क्या है? जीन हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, जीन्स के ऊपर जो है वो जीन्स हमेशा पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं और इन्हीं से हमारी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डेवलप्ड होती हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर, आप ये जानते हैं कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ग्लोबुलर होता है। तो इस वजह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर की लेंथ फाइंड करना कि किस प्रोटीन की कितनी लेंथ है, विड्थ है, हर प्रोटीन की डिफरेंट लेंथ और विड्थ है, ये मैथमेटिक्स की बेस पर होता है। एंड प्रोटीन इंटरेक्शंस, कि कैसे एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन को अपनी तरफ क्या करके रखती है, अट्रैक्ट करके रखती है। जैसे हम ये देखते हैं हायर स्टडीज़ में कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ एसेंशियल प्रोटीन्स होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है। ठीक है, और कुछ नॉन एसेंशियल प्रोटीन है जो कि बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, वो हमें बाहर अपने फूड में से जो है वो लेनी पड़ती हैं। ठीक है, एट्सेट्रा। यहाँ तक ये सारी बात ये हुई है कि जितने भी साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं या बायोलॉजिकल मेथड्स हैं उसके अंदर मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये बात लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। दैट्स वाई आज हम ये टॉपिक डेटा एनालिसिस एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। बाय द वे, अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, आपने वो याद करना है, इसे मार्क कर लीजिए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? बायो मीन्स लाइफ, इन्फॉर्मेटिक्स मीन इंफॉर्मेशन। बायो इन्फॉर्मेटिक्स refers to the computational and statistical techniques for the analysis of biological data, कि जितना भी आपके पास बायोलॉजिकल डाटा है उस सारे डेटा के ऊपर जो एनालिसिस होनी है वो सिर्फ कंप्यूटेशनल यानी टेबुलर फॉर्म में और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जो कि अभी हमने सामने आपके सामने लगाई कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, द फर्स्ट इज़ रेशो एंड द सेकंड इज़ प्रोपोर्शन। ठीक है, इनको लगाकर हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है इसको अखज़ करते हैं। तो बहरहाल ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। अब आपने ये इस टॉपिक में से याद क्या करना है, तो ये आप सुन लीजिए कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डेटा एनालिसिस आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपको इंशाल्लाह PDF फॉर्म में जो फाइल मिलेगी आपने उसमें से ये शॉर्ट और लॉन्ग याद कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने दो शॉर्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इज़ डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकंड इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए और उसके साथ हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेटा एनालिसिस का कवर किया। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपको समझ ना आई हो। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम या इशू है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट पे एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज करके इस हवाले से क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।